Hello everyone, welcome back to our session. So in today's session we'll be discussing the test 2 of English. ठीक है, तो 25 क्वेश्चन थे टेस्ट 2 का, तो आज उसे डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो क्योंकि सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ था आपके टेस्ट में, तो ये बेटर होगा कि आप इस वीडियो को देख लो ताकि एक एक क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाए. और फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे टैग करके पूछ सकते हो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. क्वेश्चन नंबर 1 से. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरर का. ठीक है, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. अगर आपने सॉल्व नहीं किया होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को मत देखना, आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मोक्रेसी. ठीक है, कॉस्मोरेसी इज वन ऑफ सच कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, इज वन ऑफ न्यू विंडो. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, वन ऑफ के बाद में सच कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है. ठीक है, यानी हम लोग क्या पढ़ते हैं, वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है. ठीक है, तो यहाँ आप अगर ध्यान देखोगे गलती कहाँ पे था, गलती था वन ऑफ न्यू विंडोज होना चाहिए था. ठीक है, विंडो के जगह पे, ये विंडो के जगह पे विंडोज होना चाहिए था. ठीक है, क्योंकि वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद में न्यू विंडो होगा. ठीक है, जैसे वहां वन ऑफ के बाद में कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है तो विंडोज होगा. तो जो एरर था वो पार्ट बी में था, पार्ट बी एरर हो जाएगा आपका. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, ये भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है. व्हेन एन एम्प्लॉय चूजेस टू वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर instead of government sector, he chooses to take the higher risk of losing his job in return for the higher compensation that private sector provide. ठीक है, अब इसमें आप लोग सॉल्व कर लिए हो. ठीक है, ये कोई क्विज वाला सेशन नहीं है तो मैं सीधा आंसर बता देता हूं. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर यहां पे सिंगुलर था तो प्रोवाइड की जगह प्रोवाइड्स हो जाएगा, प्रोवाइड्स हो जाएगा. ठीक है, तो जो एरर हो जाएगा सी में था हमारा. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3 है नरेंद्र मोदीज फर्स्ट 5-year टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ड्रॉज टू अ क्लोज. ठीक है, फिर से देख लो, नरेंद्र मोदीज फर्स्ट 5-year टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ड्रॉज टू अ क्लोज. अब यहां पर बहुत लोग आर्टिकल लगाएंगे. ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि आर्टिकल द होगा, ए होगा. तो आप जान रहे हो कि टर्म के बाद में नॉमिनेट, अपॉइंट, टर्म, इनके बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो इसलिए आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पे, सबसे पहली बात. दूसरा कि इसका मीनिंग सेंटेंस का क्या था, मीनिंग था कि पहला जो 5 ईयर का टर्म था वो खत्म होने वाला. ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था. हाँ, अब जरूर से आप लोगों को डाउट होगा कि हाँ प्राइम मिनिस्टर के पहले द क्यों नहीं लगा. तो मैंने क्या बताया, ये जो टर्म है इस तरह से अगर नॉमिनेट, अपॉइंट, टर्म, सेलेक्ट, इलेक्ट, अगर इस टाइप की वर्ड आती है तो उसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है अनसरप्राइजिंगली इंडियाज यील्ड कर्व हैज रिमेन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सो स्टीप, एंड कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, एंड कीप. देखो गड़बड़ यहां पे था. ठीक है, यहां पे हैज के लिए पहला वर्ब था और कीप मेरा दूसरा वर्ब था, तो रिमेन्ड V3 है तो कीप भी V3 में होना चाहिए, तो यहां पे केप्ट होना चाहिए कीप के जगह पे. ठीक है, तो हैज रिमेन्ड सो स्टीप एंड केप्ट बोरोइंग कॉस्ट्स एलिवेटेड. ठीक है, तो एरर जो था मेरा पार्ट सी में था. ठीक है, कीप के जगह पे केप्ट हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, दैट इज आपको फाइंड करना है द चूज द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग, यानी सिनोनिम फाइंड करनी है. अब पहला जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज स्टिमुलेट. आई होप कि ये क्लियर दिख रहा है. ठीक है, स्टिमुलेट, तो स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना, भड़काना, इंस्टिगेट करना, हम ये बोलते हैं. डिस्करेजमेंट, डिनाउंस और बोरिंग तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा सी. राइट, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा चूज द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट. फिर से सिनोनिम बताना है किसका, सबवर्ट का. सबवर्ट. ठीक है, सबवर्ट का मतलब होता है किसी पे
काबू पाना या कम उसको दबाना, तो इसके लिए हम बोलेंगे सबड्यू। ठीक है, सबड्यू करना। सेटल, अंडरमाइन और टर्न डाउन नहीं होगा, सबड्यू करना, सब वर्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 पे आते हैं। 7 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है एन्यूमरेट। ठीक है, एन्यूमरेट का मतलब होता है कैरेक्टराइज करना, चीजों को एक लिस्ट में लाना, कैटेगरी में लाना। ठीक है, एक लिस्ट बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइटमाइज दिया हुआ है ये एन्यूमरेट का बिल्कुल सेम मीनिंग बता रहा है, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है? यहाँ बोल रहा है अपोजिट मीनिंग, यानी एंटोनिम फाइंड करना है। तो एन्यूमरेट का मतलब होता है एनलिस्ट करना, मतलब किसी चीज को एक कैटेगरी में लाना। तो इसका उल्टा होता है यानी उसे इग्नोर या नेग्लेक्ट करना। ठीक है, मेंशन करना, आइटमाइज करना। एक है एलुसिडेट। एलुसिडेट का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्लेन करना किसी चीजों को। ठीक है, तो आइटमाइज तो एन्यूमरेट का बिल्कुल सिनोनिम हो जाएगा। आपको एंटोनिम फाइंड करना था, द आंसर इज सी, नेग्लेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, रिप ऑफ, चूज द अपोजिट। ठीक है, यहां याद रखना एंटोनिम बताना, सिनोनिम नहीं बताना। रिप ऑफ का मतलब होता है एक तरह से चीट करना, किसी को धोखाधड़ी करना। चीट, धोखाधड़ी, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा होता है कैंडोर। कैंडोर का मतलब होता है ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट। रैंसैक का भी मतलब रिप ऑफ होता है। टिप ऑफ का मतलब होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, टिप ऑफ। टिप ऑफ याद रखना, टिप ऑफ का मतलब होता है किसी के बारे में क्लू देना, या किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा, स्पाई होते हैं, किसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, सीक्रेट, तो वो होता है टिप ऑफ। स्विंडल और रैंसैक और रिप ऑफ तीनों मीनिंग सेम है। स्विंडल का मतलब भी पैसे का बर्बादी करना या चीट करना, धोखाधड़ी करना। रैंसैक और रिप ऑफ भी सेम हो जाता है। तो मेरा जो आंसर था दैट इज कैंडर। ठीक है, कैंडर का मतलब मैंने क्या बताया? ऑनेस्ट। तो आंसर इज बी। ठीक है, एंटोनिम था। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमारा? ये है हमारा चूज द अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। ठीक है, अब ये बोल रहा है ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल डिस्कॉर्ड, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, फिलर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं। ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल डिस्कॉर्ड एंड फ्रेंजी आर लाइक टू डैश इंडिया सेक्युलर इमेज। ठीक है, तो मतलब बोल रहा है जो भी कम्युनल डिस्कॉर्ड हो रहा है, और फ्रेंजी का मतलब कल वाले टेस्ट में भी कहीं फ्रेंजी आया था, मतलब बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में एंगर दिखाना। ठीक है, तो कम्युनल डिस्कॉर्ड एंड फ्रेंजी आर लाइकली टू डैश इंडिया सेक्युलर इमेज, जो इंडिया का सेक्युलर इमेज होता है। ठीक है, अब यहां देखो तो स्लैंडरिंग, टार्निश और डिफेमिंग तीनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तीनों का मतलब होता है इज्जत खराब करना। ठीक है, लेकिन अब आपको ग्रामेटिकल सही वर्ड लेना है, तो स्लैंडरिंग आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा, इसलिए डिफेमिंग भी हटा देते हैं। क्या होगा? टार्निश हो जाएगा। आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहां पे स्लैंडर रहता तो फिर दो आंसर कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते, लेकिन इजी कैसे इसे एलिमिनेट करना, बिकॉज ये आईएनजी फॉर्म में थे। ठीक है, तो स्लैंडर, टार्निश और डिफेम तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन यहाँ हमें सिंपल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, आईएनजी फॉर्म में नहीं चाहिए, इसलिए आंसर बी हो जा रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वी कुडेंट कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझ में नहीं आया, वी कुडेंट कॉम्प्रीहेंड द डैश मोटिव्स ऑफ आवर कलीग। ठीक है, अगर छुपा हुआ कोई मोटिव होता है जो आपको पता ना चले, तो इसके लिए हम बोलते हैं अल्टीरियर मोटिव। ठीक है, एक्सटीरियर, अल्टीरियर मतलब जो छुपा हुआ है, एक कंसील्ड, जो आपको नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, दैट इज अल्टीरियर मोटिव। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 पे आते हैं। 11 इजी है। ठीक है, अगर आप रीडिंग करते हो, एविड रीडर हो, तो ये इजीली बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, द कैंपेनिंग फॉर द 4th फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन इज गोइंग ऑन इन डैश स्विंग, पूरे जोर शोर से चल रहा है। ठीक है, तो दम कम से जोर शोर से चलना, तो फुल स्विंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द अक्यूज्ड प्लीडेड टू बी इनोसेंट। ठीक है, अब यहां पे इतने दूर पे आपको ध्यान देना, प्लीडेड टू बी इनोसेंट बिफोर द जज। ठीक है, तो प्लीडेड टू बी इनोसेंट नहीं बोलते हैं, प्लीडेड इनोसेंस। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे प्लीडेड टू बी इनोसेंट की वो मतलब एक इनोसेंट था,
लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। अगर आप इनोसेंस अपना प्लीड करते हो तो मतलब प्लीड इनोसेंस बोलेंगे, ठीक है, प्लीडेड इनोसेंस बोलेंगे, ठीक है, पास्ट टेंस में, तो आंसर ए हो जाएगा। प्लीडेड टू बी इनोसेंट नहीं बोलेंगे, भले ये पढ़ने में सही लगता है लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग। 12 हो गया, 13 पे आते हैं। 13 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। His father prayed that his son might steer ahead of the company of anti-social elements, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, steer ahead of, ठीक है, इसे देखना है कि ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है क्या ये सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, हालांकि आपने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो स्टीयर मतलब उसके फादर चाहते थे कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है इससे वो दूर रहे। अब दूर रहने के लिए तो एक आंख बंद करके अगर फ्लूक शॉट लोग मारते हैं ये वाला बोलते हैं स्टीयर अवे फ्रॉम, ठीक है। लेकिन याद रखना हम लोग स्टीयर अवे फ्रॉम नहीं बोलते, आप कीप अवे फ्रॉम बोल सकते हो, कीप अवे फ्रॉम बोल सकते हो, आप मूव अवे फ्रॉम भी बोल सकते हो, मतलब आप अवे फ्रॉम के साथ में कीप और मूव लगा सकते हो, लेकिन आप स्टीयर नहीं लगा सकते हो। ये गलत है, भले ये पढ़ने में सही लग रहा है लेकिन स्टीयर वर्ड मूव के साथ और फ्रॉम के साथ प्रपोजिशन के साथ नहीं लगेगा। तो इसके लिए एक सही फ्रेज का यूज किया जाएगा जो होता है स्टीयर क्लियर ऑफ। अब स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है मूव अवे फ्रॉम या किसी चीज को अवॉइड करना। तो यहाँ अवॉइड किस चीज को करने बोली जा रही है, उस कंपनी के एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा सी। बहुत लोगों का मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजिंग होगा, यहां से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आया होगा। तो मैंने क्या बोला, स्टीयर अवे फ्रॉम नहीं होता, स्टीयर क्लियर ऑफ होता है, अवे फ्रॉम स्टीयर के साथ यूज नहीं होता, ठीक है, एक फ्रेज भी है। सो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा। 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब ये बोल रहा है द डांस कॉम्पिटिशन वॉज जज्ड बाई नो लेस देन एन अथॉरिटी, नो लेस देन एन अथॉरिटी देन संयुक्ता पनिग्रही, ठीक है, संयुक्ता पनिग्रही। द डांस कॉम्पिटिशन वॉज जज्ड बाई नो लेस देन एन अथॉरिटी। अब नो लेस देन, नो लेस देन इसका मतलब क्या होता है, नो लेस देन या नो लेस एन जो भी हो, ठीक है। ये जो हम एक्सप्रेशन का यूज करते हैं इसका मतलब होता है क्रेडिबल होना। क्रेडिबल होना मतलब एक बहुत ही नामी ग्रामी या उस चीज में बहुत ही कुशल होना। तो अब जो बोल रहा है जो डांस कंपटीशन वाज जज्ड बाय, एक बहुत ही क्रेडिबल डांसर ने उसे जज किया था, तो क्रेडिबल के लिए हम ये एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। अथॉरिटेटिव डांसर नहीं बोलेंगे, एन अथॉरिटी इन डांसिंग भी गलत हो जाएगा, और डांस तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसलिए डी मेरा आंसर हो जाएगा। तो नो लेस एन अथॉरिटी मतलब हो जाएगा एक क्रेडिबल सोर्स होना, एक क्रेडिबल पर्सनैलिटी होना उस फील्ड में, ठीक है। तो 14 भी हो गया। 15 पे आते हैं। 15 क्या देखते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन ये वाला। स्लीपिंग रूम्स विद सेवरल बेड स्पेशली इन कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे लोग सोते हैं एक के ऊपर एक बेड होता है बहुत सारा, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्मिटोरी, ठीक है, डॉर्मिटोरी। बाकी ऑप्शंस तो आप जान ही रहे हो, ठीक है, बता देता हूँ। लॉज तो सबसे आसान वर्ड है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉज में रहते हैं। रिफैक्ट्री का मतलब क्या होता है, किसी स्कूल में या कॉलेज में जो डाइनिंग एरिया होता है जहाँ लोग खाना खाते हैं, स्कूल कॉलेज या मॉन्क्स मतलब जो भी प्रीस्ट वगैरह लोग साथ में खाना खाते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं रिफैक्ट्री, ठीक है, रिफैक्टोरी, ठीक है। और लास्ट एक है प्रेसबिटरी। प्रेसबिटरी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक चर्च, तो चर्च में तो प्रे होता है लेकिन चर्च में रहने वाले लोग जो फादर होते हैं या फिर जो प्रीस्ट होते हैं उनको जो घर दिया जाता है, जिसमें वो घर उनका मतलब जो पर्सनल असाइंड घर होता है उसे बोलते हैं प्रेसबिटरी, ठीक है। तो प्रेसबिटरी जहाँ नन रहती हैं, जहाँ सिस्टर मदर्स या प्रीस्ट रहते हैं, और रिफैक्टोरी मतलब जहाँ स्कूल वगैरह कॉलेज में जो बड़ा सा हॉल होता है जहाँ लोग लंच करते हैं, ठीक है, उसे डाइनिंग रूम तो नहीं बोलते, तो उसे बोलते हैं रिफैक्टोरी, ठीक है। और इसका आंसर जो था हमारा, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था डॉर्मिटोरी, सी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू वोट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रेफरेंडम, रेफरेंडम देना, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, इसे इलेक्शन नहीं बोलते, इसे रेफरेंडम बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ये इडियम का मीनिंग है। इडियम है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट टू समथिंग टू बैक, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ समथिंग टू द बैक, ठीक है, पूरा शुरू से बैक तक। इसमें लास्ट, स्टार्ट और एंड नहीं बोलेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत लोग ए को सही मानते हैं, ए गलत नहीं होगा, ठीक है। फ्रंट और बैक का बात बोला जाएगा, स्टार्ट और एंड का बात नहीं बोला जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा याद देना कि फ्रंट और बैक, शुरू से फ्रॉम ऑल द वे टू फ्रंट टू द बैक, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है डिकेंस ऑफ अ जॉब, ठीक है। तो जैसे एक बोलते हैं ना, एक हरकुलियन टास्क बोलते हैं या अखिलीज हील बोलते हैं, बहुत चैलेंजिंग जॉब। जैसे बहुत सारा टफ जॉब के लिए कौन कौन से इडियम यूज करते हैं, अखिलीज हील बोलते हैं, डिकेंस जॉब बोलते हैं, और अभी क्या ने बोला, हरकुलियन टास्क बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब वर्ड है अ वेरी टफ जॉब के लिए, ठीक है। तो याद रख सकते हो, अखिलीज जॉब अखिलीज हील बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है हरकुलियन टास्क बोलते हैं, और एक हो गया अ डिकेंस ऑफ अ जॉब, मतलब बहुत ही मुश्किल वाला काम हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है मेरा, ठीक है, इसमें ऑप्शन डी शायद नहीं दिख रहा है, एक मिनट, ठीक है, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ सीधा आंसर। एक्चुअली लास्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन ये वाला नहीं दिख रहा, एक्चुअली थोड़ा सा वो पेज का कंप्रेस हो गया, फिर भी आंसर इसी में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इसे समझना है बोल क्या रहा है, इसे पढ़ते हैं हम एक बार। बोल रहा है ही ट्राइड द डोर, डोर की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहला बात, अब यहाँ सबसे इजी जो है ना, जो ढूंढने का तरीका, तो बोला जा रहा है ही ट्राइड द डोर, तो सबसे पहले डोर खुलेगा, तो इट ओपनड इजीली एंड ही पीप्ड इन, मतलब जैसे ट्राइड द डोर मतलब खोलने की कोशिश की, आसानी से खुल गया, और उसके बाद पीप्ड इन मतलब उसने अंदर झांका। तो सबसे पहला बात तो 4 से स्टार्ट होगा। अब इस जो भी ऑप्शन था आपके पास टेस्ट में, वो सारे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था जिसमें 4 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। अब मीनिंग भी देख लो एक बार, ही ट्राइड द डोर, उसके बाद हो जाएगा 4, इट ओपनड इजीली एंड ही पीप्ड इन, मतलब उसने खोला आसानी से और उसने अंदर झांका। फिर 1 बोल रहा है द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, झांकने के बाद का प्रोसेस, उसने जब देखा तो रूम वॉज नीट एंड क्लीन, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर 3 आता, ही वेटेड फॉर अ मिनट और 2, 1 और 2 मिनट के लिए उसने रुका, ठीक है, 3, और लास्ट में था 2, देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, मतलब अंदर जाने से पहले उसने 1-2 मिनट झांका, और लास्ट में डिसीजन था कि उसने रूम के अंदर गया था। तो सी मेरा आंसर था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये वाला, तो आई होप कि ये आपके लिए चैलेंजिंग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 से हमारा क्लोज टेस्ट चालू था, ठीक है। आई होप कि ये दिख रहा, चुनो मैं दिख रहा है इधर, ये क्लियर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं इससे 21 में। अब यहां देखना आपको, साइक्लोन फनी हैज, सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी थोड़ा एरर था। आते हैं, बोल रहा है साइक्लोन फनी हैज डैश मेमोरीज ऑफ सुपर साइक्लोन दैट डैश इन ओडिशा 1999। अब देखो बोल क्या रहा है, जो साइक्लोन फनी है वो डैश मेमोरीज, मतलब कुछ मेमोरीज को किया एक सुपर साइक्लोन का, जो ओडिशा में 1999 में आया था, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या बोलेंगे, चेरिश का मतलब तो खुश होना होता है, तो खुश तो कोई होगा नहीं तूफान से, शोड नहीं होगा, डाउनकास्ट नहीं होगा, रिवाइव्ड मेमोरी मतलब पुरानी यादों को ताजा कर दिया, तो यहां पे रिवाइव्ड मेमोरीज हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो आई मीन इसका आंसर क्या था, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्लोज टेस्ट के साथ में। अब बोल रहा है बैक देन, याद रखना ये जो क्लू है बैक देन, ये चीज बहुत ही डिटरमाइन करने में, आई मीन आंसर्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, बिकॉज कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकते हैं कुछ आंसर्स, ठीक है। तो बैक देन द साइक्लोन हैड किल्ड around 10,000 people and dash massive material damage, ठीक है, and dash massive material damage। अब देखो यहां
सॉरी मैंने आगे बढ़ गया, इसके पहले वाला पार्ट हमने भूल गया था, ठीक है, उसके पहले वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, साइक्लोन फनी हैज रिवाइव्ड मेमोरीज ऑफ द सुपर साइक्लोन, ये छूट गया था, इसे कर लेते हैं फिर उस पे आते हैं। दैट डैश ओडिशा इन 1999, ठीक है। तो डैश ओडिशा तो केम इन रहता तो बात भी समझ में आता, लेकिन जब साइक्लोन किसी एरिया पे आता है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है, स्ट्रक ओडिशा। अब आते हैं वो वाले क्वेश्चन पे जो हम बात कर रहे थे। अब जो बोल रहा था कि बैक देन द साइक्लोन हैड किल्ड अराउंड 10,000 पीपल एंड डैश मैसिव मटेरियल डैमेज। अब आंख बंद करके बहुत लोग तो ये बोलेंगे कि लेफ्ट होगा, कि लेफ्ट मटेरियल डैमेज, लेकिन देखो अगर कोई डैमेज, सी देखो, अगर पेन सफरिंग या डैमेज की बात की जाती है तो स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है इन्फ्लिक्ट। अब इन्फ्लिक्ट वर्ड थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, मतलब इन्फ्लिक्ट लोग सोचते हैं ना कि इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अदर, किसी को तकलीफ देना, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन इन्फ्लिक्ट पेन ऑन समवन और ऑन समथिंग भी होता है, ठीक है। इन्फ्लिक्ट पेन सफरिंग डैमेज, तीन चीज, इन्फ्लिक्ट पेन सफरिंग डैमेज ऑन समवन और समथिंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लिक्ट वर्ड है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो इसे हम ए सही लेंगे, ठीक है। लेफ्ट ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि लेफ्ट गलत है, लेकिन ना जो सही वो एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड होता है, सटीक वर्ड, वो इन्फ्लिक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा 23 पे आते हैं। 23 है, ये हो गया, इवन इन दिस मोर देन अ मिलियन पीपल हैव बीन डैश टू शेल्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक आध स्टूडेंट ने मुझे बोला था, ठीक है, मैसेज करके कि सर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दिया हुआ था मूव, ठीक है, आंसर था मूव, याद रख लो आंसर हो जाएगा मूव, लेकिन कुछ लोगों ने कहा सर यहाँ पे इवैक्यूएटेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब भी साइक्लोन वगैरह का या कोई भी नेचुरल डिजास्टर की बात की जाती है तो इवैक्यूएटेड वर्ड ज़्यादा सही होता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि इवैक्यूएटेड वर्ड का सही होता है, लेकिन मूव टू शेल्टर्स यूज होता है, एक फ्रेज है, मूव्ड टू एक फ्रेज है, पहला बात, ये तो पहला पॉइंट रहा, ठीक है। अभी क्लियरली मैंने नहीं बताया और बता रहा हूं, यहां पे दो साइक्लोन का केसेस यूज किया जा रहा है, एक साइक्लोन फनी का दूसरे साइक्लोन से जो 1999 में आया था, तो मतलब ये है, ये पैरा से ये समझ में आ रहा है कि अभी साइक्लोन आया नहीं था, आने वाला था, ठीक है। तो इवैक्यूएशन हम तब करते हैं जब इवैक्यूएशन में कुछ लोग फंसे हुए हो, आने से पहले का जो प्री रेक्विजिट हम लोग एक्शंस लेते हैं वो क्या होता है, लोगों को पहले ही भेज देना, सिटी क्लियर करा देना, शेल्टर्स में भेज देना। इवैक्यूएशन तब होता है जब वो पहले से आ चुका रहता है, या जो लोग उस, जैसे कोई भी केदारनाथ में हुआ था, तो इवैक्यूएशन वो एक्शन होने के बाद, नेचुरल डिजास्टर होने के बाद इवैक्यूएशन किया जाता है, लेकिन उसके पहले जो होता है लोगों को खाली करवा दिया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे मूव्ड टू लेंगे, इवैक्यूएटेड नहीं लेंगे। और कहीं इवैक्यूएशन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बोला गया था, बस उन्हें भेज दिया गया था, एक पहले से एक प्री डिटर्मिन्ड एक्शन ले लिया गया था साइक्लोन के आने से पहले, इस तरह से बात बोली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है मूव टू शेल्टर्स हो गया, प्रोबेबल फूड डैश विलेजेस, यहां स्टार्व्ड हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे फूड आया, तो यहां पे एक स्कैरेसिटी वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा। अब स्कैरेसिटी क्यों नहीं यूज करेंगे, स्कैरेसिटी ऑफ या एक प्रिपोजिशन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, स्कैरेसिटी इन या ऑफ, जो भी अलग अलग केसेस होता है वहां पे हम यूज करेंगे, तो ये प्रिपोजिशन नहीं होने के कारण ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। प्रोबेबल फूड डैश विलेजेस, स्टार्व्ड विलेजेस, ठीक है, स्टार्व्ड विलेजेस, यहाँ पे पार्टिसिपल चाहिए, तो पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, V3 होता है। एक मिनट, थोड़ा सा ये पेन का गड़बड़ी है, V3, ठीक है। स्टार्व्ड विलेजेस, स्कैरेसिटी विलेजेस नहीं बोलेंगे, स्कैरेसिटी एडजेक्टिव की तरह यहाँ यूज नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ स्टार्व्ड विलेजेस बोलेंगे। स्कैरेसिटी ऑफ या इन कोई प्रीपोजिशन का नीड था जो कि मैंने बोल रहा था, ठीक है, तो स्टार्व्ड विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा इसका ए, ठीक है, क्लियर है। स्कैरेसिटी क्यों नहीं होगा कि प्रीपोजिशन एक मिसिंग था, तो प्रीपोजिशन मिसिंग के कारण वो गड़बड़ हुआ। नेक्स्ट मेरा जो है लास्ट क्वेश्चन था इसमें, लास्ट क्वेश्चन था इसमें मेरा क्या बोल रहा था
कि probable food starved villages have been identified, rapid dash team have been formed. ठीक है, अब यहां भी बहुत लोग क्या बोलेंगे, रैपिड, बहुत लोग को रेस्क्यू लग रहा था यहां पे, ठीक है, रैपिड डैश टीम, बहुत लोग को इस जगह पे रेस्क्यू लग रहा था, लेकिन रेस्क्यू करने की बात ही कहां की गई थी, वो तो पहले ही हो सकता मूव कर दिए गए होंगे, ठीक है, बस ये मेमोरी रिवाइव किया था, हो सकता है कि 1999 की तरह वो उतना डैमेज ना किया हो, लेकिन वो फनी आने के कारण में एक मेमोरीज को रिवाइव किया गया था, लोगों को पुराने दिन याद आने लगे थे, तो रेस्क्यू नहीं होगा यहाँ पे, रिस्पॉन्स टीम होगा, रैपिड रेस्पॉन्स टीम हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। सो ये था आपका टेस्ट 2 का 25 क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन, 25 हो गए पूरे, ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन। अगर इसके बाद भी स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, तो टेस्ट 3 इस तरह से ग्रेजुअली आपको आते रहेंगे, ठीक है, आई मीन कल आ जाएंगे टेस्ट 3 के, तो टेस्ट देते रहना, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं बोलूँगा कि ये वीडियो सॉल्यूशन के बाद में एक बार टेस्ट को रीटेक कर लेना, क्यों, उससे क्या होगा, जो भी छोटी मोटी एरर्स आपने की थी उससे आप इंप्रूव कर लोगे, ऐसा नहीं कि एक बार दिए और भूल गए, एक बार वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद ज़रूर से दोबारा एक बार उसे सॉल्व कर लेना, ताकि जो भी चीज़ आपने गलती किया या जो चीज़ आपकी नज़रों से नहीं दिखी वो आप से क्लियरली रेक्टिफाई कर लो और फिर से उसे याद कर लो, ठीक है, चाहे वो कैबरी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ग्रामर के रूल्स हो, ठीक है। तो रखते हैं आज का सेशन यहीं पे, मिलते हैं अगले सेशन पे, टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय फॉर नाउ।